नमस्ते बच्चों, बीए सेकंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। गोलमेज सम्मेलनों में दिए गए विचार के आधार पर मार्च 1933 में भावी सुधार योजना के संबंध में एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया, जिसमें यह कहा गया था कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था और केंद्र में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की जाएगी। इसी श्वेत पत्र के आधार पर भारतीय शासन अधिनियम का निर्माण किया गया। बहुत लंबा अधिनियम था बच्चों ये, और बहुत जटिल भी था। इसमें 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे। अब कौन कौन सी इनकी प्रमुख विशेषताएं थी, तो सबसे पहली बात जो देखने को मिलती है वो बेटा इसमें अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। और जो ये अखिल भारतीय संघ था वो 11 ब्रिटिश प्रांतों और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों और देशी रियासतों से मिलकर बनना था, जो अपनी इच्छा से इस संघ में सम्मिलित होना चाहती थी। प्रांतों के लिए तो अनिवार्य था कि वे संघ में शामिल हो, लेकिन देशी रियासतों के लिए ये ऐच्छिक था। और संघ की स्थापना के पूर्व यह शर्त थी कि कम से कम समस्त देशी रियासतों की कुल जनसंख्या की आधी जनसंख्या वाली देशी रियासतें संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट करें, और ये शर्त पूरी हो जाती तो सम्राट संघ की घोषणा करते। न तो देशी रियासतें संघ में सम्मिलित हुई और न ही ऐसा अवसर आया कि संघ का निर्माण हो। दूसरी बच्चों जो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी वो थी प्रांतीय स्वायत्तता। प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब था कि इससे 1919 के अधिनियम में जो प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की थी वो समाप्त कर दी, और अब प्रांतीय शासन लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में कर दिया गया, और गवर्नर से ये आशा की गई कि वह मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा। उसे ये भी निर्देश था कि वह प्रांतीय मंत्रिमंडल का निर्माण प्रांतीय व्यवस्थापिका के बहुमत दल के नेता की सहमति से करे। मंत्रियों को प्रांतीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। हालांकि बहुत अच्छा कदम था, लेकिन गवर्नरों के हाथ में विशेष उत्तरदायित्व होने के कारण महत्वपूर्ण शक्तियां गवर्नरों के हाथ में ही बनी रहीं। अगला है बच्चों केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों से द्वैत शासन को तो समाप्त कर दिया, लेकिन उसी द्वैत शासन को केंद्र में लागू कर दिया। जो संघीय विषय थे जैसे सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले, ये तो गवर्नर के हाथ में रखे गए, और उसके लिए उसको 3 परामर्शदाता मिले। अन्य संघीय जो विषय थे उसके लिए गवर्नर जनरल को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जिसमें भी मंत्रियों की संख्या 10 फिक्स रखी गई कि वे इससे अधिक नहीं होंगे। और ये जो मंत्रिमंडल था जो सुरक्षित विभाग का था, ये व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता था और सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य करता था। अगला बच्चों इसका प्रावधान है संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था। अल्पसंख्यक इसमें इस अधिनियम में संरक्षण और आरक्षण की व्यवस्था की गई। ब्रिटिश शासन का विचार था कि भारतीयों द्वारा उत्तरदायी शासन का संचालन करने में गंभीर त्रुटियां हो सकती है, इसलिए वे अल्पसंख्यक वर्गों की रक्षा करना चाहते थे। इसलिए इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में उत्तरदायी शासन में हस्तक्षेप करने के व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त बच्चों इस अधिनियम में विधानमंडलों और मताधिकार का विस्तार किया गया। दोनों सदनों की व्यवस्था की गई संघीय व्यवस्थापिका के, जिसमें एक संघीय विधानसभा और दूसरी राज्य परिषद थी। केंद्र में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 375 और राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 260 निर्धारित की गई। प्रांतों में 11 में से 6 विधानमंडलों को 2 सदनों वाला बनाया गया। अधिनियम के द्वारा मताधिकार का भी विस्तार किया गया और प्रांतों के लिए 10% से कुछ अधिक जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम में शक्ति विभाजन का प्रावधान भी रखा गया। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के क्षेत्रों को स्पष्ट किया गया और 3 सूचियां रखी गई, जैसे कि अभी है संघीय सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची। बच्चों संघीय सूची में इसमें अखिल भारतीय महत्व के 59 विषय थे, जिसमें जल, स्थल, वायुसेना, वैदेशिक संबंध, डाक, तार, लोक सेवा, संचार आदि थे।
प्रांतीय सूची में स्थानीय महत्व के 54 विषय थे, जिसमें शांति, न्याय, न्यायालय आदि को शामिल किया गया। समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए, जिसमें दीवानी, फौजदारी विधि, विवाह, तलाक आदि विषयों को शामिल किया गया। संघीय सूची के विषयों पर संघीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय व्यवस्थापिका कानून बनाती थी। समवर्ती सूची पे दोनों ही कानून का निर्माण करती थी, लेकिन विरोध की स्थिति में संघीय व्यवस्थापिका का कानून ही मान्य होता था। अवशेष शक्तियाँ संघीय या प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को प्रदान न करके गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में बच्चों संघीय न्यायालय का प्रावधान भी रखा गया। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखा गया। इसकी सर्वोच्चता में कोई परिवर्तन नहीं किया गया और प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका कुछ विशेष सीमाओं में रहते हुए अधिनियम में संशोधन की मात्र सिफारिश ही कर सकती थी। अंतिम शक्ति ब्रिटिश संसद के हाथ में ही रही। इसके अतिरिक्त इस अधिनियम में भारत परिषद का अंत कर दिया गया। भारत मंत्री के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त किए गए, जिनसे परामर्श लेना अथवा न लेना उसकी इच्छा पर निर्भर था, लेकिन सेवाओं के संबंध में भारत मंत्री के लिए इन परामर्शदाताओं का परामर्श मानना आवश्यक था। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। अंग्रेजों ने भारतीयों में फूट डालने की अपनी नीति के अनुसार संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व देने के लिए इस पद्धति को न केवल जारी रखा, वरन आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों और हरिजनों के लिए भी इस पद्धति का विस्तार कर दिया। इसके अतिरिक्त वर्मा, बरार और अदन से संबंधित प्रावधान किए गए। वर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। अदन को भारत सरकार से नियंत्रण से मुक्त करके इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। यद्यपि बरार के ऊपर निज़ाम हैदराबाद की नाम मात्र की सत्ता स्वीकार कर ली गई, परंतु उसको शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया। धन्यवाद।